ये एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो स्टोरी दिया गया है इसके द्वारा हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारे ज़रूरतों के हिसाब से हम अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। इन्वायरमेंट जो है ये हमारे बेसिक लाइफ को सपोर्ट करता है। ये हमें सांस लेने के लिए एयर देता है, जो पानी पीते हैं वो यही प्रोवाइड करता है। उसके बाद खाने के लिए फूड प्रोवाइड करता है और रहने के लिए हमें जगह देता है। किस तरह से ह्यूमन बीइंग नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। जो कार फ्यूम्स होता है उससे एयर पॉल्यूट होता है। उसके बाद वाटर को हम पॉट में कलेक्ट करते हैं, फूड को वेसल्स में सर्व किया जाता है। उसके बाद लैंड का यूज उस पर फैक्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स कार, मिल्स, फैक्ट्रीज ये सब बनाते हैं। उसके बाद कंटेनर बनाते हैं और इस तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लेस हो, पीपल हो, थिंग्स हो या नेचर हो, ये सारी चीज़ें जो उनको सराउंड करती है इन्वायरमेंट कहलाती है। इन्वायरमेंट जो होता है ये नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेना इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट का 3 कंपोनेंट दिया गया है। पहला तो है नेचुरल, जिसमें कि एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर बॉडी, उसके बाद लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर जिसमें सभी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आती है नेचुरल कंपोनेंट में। दूसरा है ह्यूमन मेड, इसमें ह्यूमन के द्वारा जो भी चीज़ें क्रिएट की जाती है जैसे बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेज, रोड्स, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स, ये सब क्रिएटिविटी जो है ये ह्यूमन मेड कंपोनेंट में आता है इन्वायरमेंट के। तीसरा है ह्यूमन, इसमें आता है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है इसके भी 2 कंपोनेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड होता है, इसकी दुनिया होती है। इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल्स। उसके बाद इसका दूसरा जो कंपोनेंट है एबायोटिक, ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स का दुनिया है। इसमें आता है लैंड, एयर, वाटर जो लिविंग नहीं है। ह्यूमन इन्वायरमेंट में उनके एक्टिविटीज, उनके क्रिएशंस और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ये सब इसके अंडर आता है। इनके द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती है, जो क्रिएशन है, इसके बारे में अभी हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था। जैसे ये बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिजेज बनाते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। उसके बाद एजुकेशन है, इसमें ह्यूमन बीइंग्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन इन्वायरमेंट में आती है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल से जानते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, मतलब जितने बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है, ये सारी चीज़ें मिलकर नेचुरल इन्वायरमेंट बनाती है। हमने वैसे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर ये जितने भी डोमेन्स हैं इनके बारे में हमने पिछले क्लास में डिटेल में जाना था, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है लिथोस्फेयर। ये अर्थ का टॉप लेयर होता है जो कि रॉक्स और मिनरल्स से बना होता है और सॉइल के एक पतले लेयर से कवर्ड होता है। इस पे बहुत तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं जैसे कि माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली। लैंड फॉर्म्स जो है वो कॉन्टिनेंट पे भी पाए जाते हैं और ओशन फ्लोर पर भी पाए जाते हैं। जैसे कि माउंटेन जो है ये कॉन्टिनेंट पर भी पाया जाता है और अंडर सी भी पाया जाता है। लिथोस्फीयर में हमें
फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रेजिंग के लिए ग्रास लैंड, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड मिलता है। लिथोस्फीयर में मिनरल्स का भंडार पाया जाता है। इस पिक्चर में इन्वायरमेंट के सारे डोमेन्स के बारे में दिया गया है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। वाटर का जो डोमेन होता है, मतलब वाटर बॉडी, इसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। इसमें वाटर के सभी तरह के सोर्स जैसे कि आइस, वाटर वेपर सभी आते हैं, और अलग अलग तरह के जो वाटर बॉडीज है, रिवर, लेक, सीज, ओशन, ये सारी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर में आती है, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी भी है। अब जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर जो है ये एयर का पतला सा लेयर है जो कि अर्थ को घेरे हुए है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसके एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। ये सन से आने वाले हार्मफुल रेज और उससे जो हीट आती है, तेज गर्मी, उससे हमें बचाती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ये अलग अलग तरह के गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर से मिलके बना होता है, और एटमॉस्फेयर में चेंजेज होने की वजह से वेदर और क्लाइमेट में चेंज होता है, मतलब इस पे प्रभाव पड़ता है। प्लांट और एनिमल किंगडम जो है ये साथ मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर का मतलब होता है लिविंग वर्ल्ड। ये एक अर्थ का नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन से लाइफ को सपोर्ट मिलता है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये इसी डोमेन में यानी कि बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। अब जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। यहाँ पर इस टर्म का मतलब भी दिया गया है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक दूसरे के साथ और उनका जो सराउंडिंग है यानी कि उनका इन्वायरमेंट जिसमें वे रहते हैं, इसके साथ इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन के द्वारा जो सिस्टम फॉर्म होता है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में सभी एक दूसरे से एनर्जी और दूसरे मटेरियल के ट्रांसफ़र के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर पॉन्ड इकोसिस्टम का पिक्चर दिया गया है। इसमें दोनों तरह के फैक्टर है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जैसे कि प्लांट्स हुआ, एक्वेटिक एनिमल्स हुआ, उसके बाद दूसरे एनिमल्स भी जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वाटर पे डिपेंड है, एयर पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। उसके बाद नॉन बायोटिक फैक्टर जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, रॉक हो गया, और ये दोनों फैक्टर मिलकर के इकोसिस्टम तैयार करते हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स अपने इमीडिएट सराउंडिंग और साथ ही साथ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच और ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच ये जो रिलेशन है, इससे इकोसिस्टम क्रिएट होता है। ये इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट का भी हो सकता है, ग्रासलैंड का भी हो सकता है, डेजर्ट का भी हो सकता है, माउंटेन का भी हो सकता है, लेक, रिवर, ओशन और यहाँ तक कि छोटे से पॉन्ड का भी हो सकता है। यहाँ पर दिया गया है कि हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अब है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग्स का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है और ये इन्वायरमेंट को अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। अर्ली ह्यूमंस जो होते थे, पहले के ह्यूमंस, ये अपने नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे, मतलब नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से उसके अनुकूल हो जाते थे।
वे सिंपल लाइफ व्यतीत करते थे और नेचर में उन्हें जो भी मिलता था उससे ही अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे। लेकिन समय के साथ ज़रूरतें बढ़ती गई और ह्यूमंस उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को अलग अलग तरीक़ों से चेंज करने लगे। उन्होंने क्रॉप उगाना, जानवरों को पालना, उसके बाद एक अस्थायी जीवन व्यतीत करना सीखा। व्हील का इन्वेंशन किया गया और सरप्लस फूड प्रोड्यूस किया जाने लगा। उसके बाद बार्टर सिस्टम आया, फिर ट्रेड स्टार्ट हुई और कॉमर्स डेवलप हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाने लगा। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में तेज़ी आई। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की वजह से कम्युनिकेशन आसान हो गया और ये सारा परिवर्तन ह्यूमन के निरंतर प्रयास के वजह से हुआ, इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन की वजह से हुआ। लेकिन नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच परफेक्ट बैलेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अपने एग्जिस्टेंस के लिए इन्वायरमेंट पर ही डिपेंडेंट है। अगर यह बैलेंस ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस सब के कारण डिस्टर्ब होगा तो इसके कारण क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, सी लेवल इसके वजह से राइज हो जाएगा और इसका दुष्प्रभाव ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पर ही पड़ेगा। इसलिए नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर बार्टर सिस्टम का मतलब दिया गया है। यह एक ट्रेड होता है जिसमें मनी का यूज नहीं किया जाता है बल्कि गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है। मतलब अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ देंगे। बिना पैसे का ट्रेड होता है ये।